हेलो एवरीवन। आज है 9 सितंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 9 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि सिंगापुर जो है ये भारत की मलक्का स्ट्रेट पेट्रोलियम प्रोजेक्ट का समर्थन कर रहा है। केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन पोर्ट पर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया है। असम ने खान सचिव के रूप में नियुक्ति की गई है पीयूष गोयल की। हाल ही में प्रोफेसर वी के गोकाक अवार्ड मिला है आनंद वी पाटिल को। जॉर्जिया अरमानी मशहूर फैशन डिजाइनर थे जिनका भी हाल ही में 91 की उम्र में निधन हुआ। 27 नंबर का सरस आजीविका मेला शुरू हुआ है दिल्ली में। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन रिसेंटली राजगीर बिहार में किया गया। हाल ही में पीएसए मुंबई टर्मिनल फेज 2 का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के दौरे पर आए हुए सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। 2025 का सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा था 7 सितंबर को। इंटरनेशनल लिटरेसी डे ये कल मनाया गया 8 सितंबर को। बिहार के राजगीर में आयोजित किया गया था मेंस एशिया कप 2025 जिसमें कि विजेता है भारत। किसे हरा करके? भारत ने फाइनल में साउथ कोरिया को हराया है। तो सभी क्वेश्चंस हमने कल देख लिए थे और आपके आगामी सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए मैं आप लोगों को कवर करा रही हूँ बीते 2 साल का करंट अफेयर। इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने यूट्यूब पर बना दी है जिसमें कि जनवरी 2024 से लेकर के अभी क्या चल रहा है सितंबर 2025 तक का कंप्लीट वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। अब इसमें मैं ये फिक्स नहीं कह सकती हूँ कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन ये जाने वाले हैं। कल से इसकी शुरुआत कर दी है जिसमें कि पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है और इसमें अभी हमने 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। डेली ये सीरीज आप लोगों को शाम में मिल जाया करेगी। इस सीरीज को आप बिल्कुल मिस ना करें क्योंकि आप किसी भी स्टेट से हैं या कोई सा भी वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं, सब में हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2025 में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो ये रिसेंटली जीत लिया है अरियाना सबालेंका ने। अरियाना सबालेंका ये बिलोंग करती है बेलारूस से। तो अभी हाल ही में 7 सितंबर को न्यूयॉर्क के ऑर्थर एस स्टेडियम में ये जो यूएस ओपन का फाइनल मुकाबला खेला गया, इसमें बेलारूस की अरियाना सबालेंका ने अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा को हरा करके लगातार दूसरा यूएस ओपन खिताब अपने नाम किया है। अब देखिए यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है यूएस ओपन, इसके बारे में कई बार मैंने आप लोगों को हालांकि पहले भी बता रखा है। एकदम बेसिक से फिर से बता देती हूँ। पूरे साल में टेनिस के कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन सा है? देखिए, सबसे पहला जो होता है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है और ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर। ठीक है। दूसरे नंबर पर होता है आपका फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट पर यानी कि मिट्टी के मैदान पर। फिर तीसरा होता है इसमें विंबलडन ओपन, ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, घास के मैदान पर। और चौथा अभी जो रिसेंटली संपन्न हुआ है ये है यूएस ओपन, ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो देखिए, स्टार्टिंग का और ये जो लास्ट का, ये जो दो हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन मिट्टी के मैदान पर और विंबलडन ओपन आपका घास के मैदान पर। शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन से जनवरी फरवरी में, फ्रेंच ओपन जून जुलाई में, विंबलडन ओपन जुलाई अगस्त में और यूएस ओपन आपका खेला जाता है सितंबर से अक्टूबर के महीने में। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे न्यूएस्ट ग्रैंड स्लैम कौन सा है, यानी कि सबसे नया, यानी कि जिसकी शुरुआत सबसे बाद में हुई, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। 1905 में इसकी शुरुआत की गई। यदि आपसे पूछा जाए सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो ये आपका विंबलडन ओपन है जिसकी शुरुआत 1877 से की गई थी, 1877 से। और ये भी मैंने आपको कई बार बताया है कि ये जो 4 कैटेगरी हैं इसमें 5 कैटेगरी में विजेता होते हैं। 4 कैटेगरी यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ये 4 टूर्नामेंट में 5 कैटेगरी में विजेता होते हैं। एक होता है मेन सिंगल की कैटेगरी यानी कि पुरुष एकल की कैटेगरी। एक होता है वुमन सिंगल की कैटेगरी यानी कि महिला एकल की कैटेगरी। फिर एक होता है इसमें मेंस डबल की कैटेगरी, पुरुष युगल आप इसे कह सकते हैं। फिर हो गया इसमें महिला युगल यानी कि वुमेन्स डबल की कैटेगरी। और पांचवी कैटेगरी इसमें होती है मिक्स डबल की, जिसमें कि मोस्ट कॉमन जो कैटेगरी है मेन सिंगल और वुमेन सिंगल की ही है, जो कि आपके एग्जाम का पार्ट बनती है। रिसेंटली बिहार में 2-3 एग्जाम हुए, इसमें विंबलडन ओपन में मेन सिंगल वुमेन सिंगल का पूछा गया। अभी आपका 6 और 7 सितंबर को यूपीएस एसएससी पेट का एग्जाम था, उसमें भी विंबलडन ओपन से सवाल थे, मेन सिंगल वुमेन सिंगल से। तो यहाँ पर हम चारों कैटेगरी के मेन सिंगल और वुमेन सिंगल के विजेताओं का एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है कि यूएस ओपन जो समाप्त हुआ, इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल अरियाना सबालेंका ने जीता है। तो देखिए, शुरुआत करेंगे हम मेडिसिन कीज से।
फिर नीचे-नीचे आएँगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ट्रिक क्या है। सबसे पहले जो टूर्नामेंट हुआ ये आपका हुआ ऑस्ट्रेलियन ओपन का। शुरुआत ही ऑस्ट्रेलियन ओपन से हो रही है और आप महिला है ना? बीमार पड़ी है लेकिन आपको खेलना है, आपका पहला टूर्नामेंट है। पहला टूर्नामेंट है मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन है, बीमार है तो मेडिसिन लेकर के खेलना पड़ेगा। तो मेडिसिन लेने की क्यों ज़रूरत पड़ी? आपका गला खराब है, गले में कफ जम गया है, कोको गॉफ और तबीयत इतनी खराब है कि स्वेटर पहनने की नौबत आ गई है, स्वीटेक। कुछ ऐसे रिलेट कर सकते हैं, 3 आपको ईज़िली याद हो जाएँगे। कल शाम को हालाँकि इसकी ट्रिक वीडियो भी मैंने अपलोड करी थी, नहीं देखे होंगे तो देख लेंगे। आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि आपका पहला टूर्नामेंट है, पहला यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरुआत ही इससे हो रही है। गले में कफ जमा हुआ है, कोको गॉफ, कफ गॉफ ऐसे रिलेट करना है। फिर तबीयत इतनी खराब है कि स्वेटर पहनने की नीड है, स्वीटेक, ईगा स्वीटेक पोलैंड से। विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन इसके विजेता हैं। सबसे लास्ट वाला जो हम देख रहे हैं ये है अरियाना सबालेंका का नाम। ये आप रिलेट कर सकते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक है। आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा। यदि नहीं याद हुआ है तो उसके लिए एक ट्रिक वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसी में यदि हम देखें कि हाल ही में संपन्न हुए यूएस ओपन में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है, तो ये जीत लिया है रिसेंटली कार्लोस अल्कराज ने। और कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में हराया किसे है? जेनिक सिनर को। तो कार्लोस अल्कराज बिलोंग करते हैं स्पेन से। फाइनल में इन्होंने इटली के जेनिक सिनर को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। मैं फिर से कहूंगी, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन इन चारों ग्रैंड स्लैम में मेंस की कैटेगरी हम देखें तो केवल 2 नाम आपको याद रखना है, जेनिक सिनर का नाम और कार्लोस अल्कराज का नाम। शुरुआत करेंगे हम ऑस्ट्रेलियन ओपन से। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता जेनिक सिनर ने, इसके बाद आया फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जीता कार्लोस अल्कराज ने। फिर तीसरा आया विंबलडन ओपन, ये जीता जेनिक सिनर ने। फिर आया यूएस ओपन, ये जीता कार्लोस अल्कराज ने। तो 2 है जेनिक सिनर के नाम और 2 हैं कार्लोस अल्कराज के नाम। पहला तीसरा जेनिक सिनर, दूसरा चौथा कार्लोस अल्कराज। अब देखिए आई होप इस ट्रिक से आप लोगों को याद हो गया होगा। यदि नहीं भी हुआ है तो ग्रैंड स्लैम वाली एक शाम को मैंने वीडियो अपलोड करी थी कल, जिसमें कि कंप्लीट ट्रिक से मैंने चारों ही ग्रैंड स्लैम के विजेता और उपविजेता के नाम याद कराए हैं। इसके अलावा इसके कुछ जीके के क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके के फैक्टर जो कि आपके ग्रैंड स्लैम से पूछे जाते हैं, ये भी आसानी से कवर कराया गया है ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सवाल नंबर तीसरा है, किस भारतीय को लेवी की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट, ये लेवाइस की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। देखिए, आलिया भट्ट इसकी ब्रांड एम्बेसडर है और लास्ट ईयर मैंने बताया था कि दीपिका पादुकोण इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी। लेवाइस एक अमेरिकी कंपनी है जिसकी स्थापना 1853 में जर्मन यहूदी अप्रवासी लेवी स्ट्रॉन ने किया था सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में। ये दुनिया भर में अपनी डेनिम जीन्स के लिए जानी जाती है। मनु भाकर को जहाज रानी मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आलिया भट्ट गुची की ग्लोबल एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय है। ड्रीम टेक्नोलॉजी ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया कृति सेनन को और कोरिया टूरिज्म ने अपना ब्रांड एम्बेसडर हिना खान को बनाया। बीते समय में जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हमने पढ़े हैं एक बार इसका रिवीजन करेंगे। ओडिशा हैंडलूम के ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित, जोमेटो के शाहरुख खान, ऑस्ट्रेलियाई टूरिज्म की सारा तेंदुलकर, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जो सऊदी अरब ने होस्ट किया इसके ब्रांड एम्बेसडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मालदीव टूरिज्म के हो जाएंगे कैटरीना कैफ, कोरिया टूरिज्म की हिना खान, कर्नाटक वन विभाग के अनिल कुंबले, यूरेका फोर्ब्स की श्रद्धा कपूर, फेडरल बैंक की विद्या बालन, एमआरएफ के शुभमन गिल, फिक्की फ्रेम्स के आयुष्मान खुराना, खो खो वर्ल्ड कप 2025 के टाइगर श्रॉफ सलमान खान, भारत में मोटो जीपी के शिखर धवन, मुठुत पचापन ग्रुप के शाहरुख खान, गोआई बीबो के ऋषभ पंत, टाटा मोटर्स के विकी कौशल, शनेल के नन्या पांडे, ड्रीम टेक्नोलॉजी की कृति सेनन। अगला सवाल है, पेरिस में आयोजित बीडब्ल्यूएफ यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत के जो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी है और चिराग शेट्टी है, इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो इनके नाम रहा है कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। सेमीफाइनल्स का जो मुकाबला खेला गया इसमें चाइना के जो चेन बो यांग है और लियू यी, इनसे ये हार गए। तो इन भारतीय जोड़ी को कांस्य पदक से सम्मानित मतलब कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा है। यदि मैं बात करूं बीडब्ल्यूएफ की, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसका फॉर्मेशन ईयर 1934 कुआलालंपुर मलेशिया में हेडक्वार्टर है और नेक्स्ट जो इसकी चैंपियनशिप है 2026 की, ये अपने ही देश भारत में आयोजित की जाएगी, राजधानी दिल्ली में। आगे चलते हैं, किस देश ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगाया है? तो आंसर इसका हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन नंबर ए। नेपाल सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप और एक्स यानी कि ट्विटर सहित 26 सोशल मीडिया साइटों पर बैन लगाने का फैसला किया है। ये जो फैसला है
सोशल मीडिया कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में दिलचस्पी ना दिखाने के बाद लिया गया है। सरकार ने कंपनियों को रजिस्टर करने के लिए पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था। यदि यहाँ से मैं बात करूँ नेपाल की, भारत का पड़ोसी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, जहाँ पर आप सार्क का मुख्यालय पढ़ते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली है और यहाँ के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। रिसेंटली ये जो नेपाल है, ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है। डब्ल्यूएचओ ने इस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है। चर्चे में रहा याला ग्लेशियर, जो कि गायब होने की अवस्था में है, यहीं पर है। नेपाल ने चाइना की बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फ्रेमवर्क पर समझौता किया। पहला भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन काठमांडू में आयोजित किया गया। तमुल फेस्टिवल मनाया गया और यहाँ चितवन जिले के सौराहा में 18वां हाथी पर्यटन महोत्सव आयोजित किया गया। बाल विवाह को समाप्त करने के लिए यहाँ कैंपेन चलाया गया और पहला 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव यहीं आयोजित किया गया। यदि आप स्टैटिक इफेक्ट रिलेट करेंगे तो नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, हालांकि इसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। इस पर सबसे अधिक बार चढ़ाई की है नेपाल के ही जो पर्वतारोही हैं, कामी रीता शेरपा, इन्होंने। यदि आप डेली करंट अफेयर की क्लास देखते हैं तो आप बता पाएंगे कि इन्होंने कितनी बार चढ़ाई करी है। पहली ऐसी भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी, इनका नाम है बछेंद्री पाल। पहली दिव्यांग यदि पूछा जाता तो अरुणिमा सिन्हा। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि सबसे उम्रदराज महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, ये ज्योति रात्रे थे, जिनकी उम्र 55 वर्ष थी, 55। यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग बैन कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। इंडोनेशिया ने भी कुछ ऐसा ही फैसला किया है। एशियाई कंट्री है इंडोनेशिया। सिंगापुर 4 दिन का वर्क वीक लाने वाला एशिया का ये पहला देश बना है, यानी कि हफ्ते में केवल 4 दिन ही काम करना होगा। अगला सवाल है, नीति आयोग का लक्ष्य कब तक भारत के दलहन उत्पादन को 2 गुना करना है? तो ये टारगेट ईयर रखा गया है 2047, 2047 का। तो भारत को कृषि आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए जो नीति आयोग है, इसने दालों यानी कि पल्सेस को लेकर के एक व्यापक पॉलिसी जारी कर दी है। और इस रिपोर्ट का उद्देश्य है 2030 तक दालों में आत्मनिर्भरता और 2047 तक दालों के उत्पादन को 2 गुना करना। देखिए, लिखा क्या हुआ है, 2030 तक भारत आत्मनिर्भर बन जाए दालों के उत्पादन के मामले में, कि इसे अन्य कंट्री पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो 2030 तक का टारगेट है 34.45 मिलियन टन उत्पादन का, ताकि इस मामले में ये आत्मनिर्भर बने। और 2047 का लक्ष्य है इसके उत्पादन को 2 गुना करने का, यानी कि 51.57 मिलियन टन करने का। और यहाँ पर इसकी अनुमानित उत्पादन क्षमता भी लिखी हुई है। यहाँ से आप 2 ईयर को याद रखें। आत्मनिर्भरता के लिए 2030 है और लक्ष्य 2 गुना करने का 2047 तक का है। यहाँ से नीति आयोग की यदि मैं बात करूं तो योजना आयोग के स्थान पर यह लाया गया था 1 जनवरी 2015 में। अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री, जो कि नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी, सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम है। रिसेंटली इसने भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जारी किया। भारत में बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत नीति आयोग के नेतृत्व में की जा रही है। नीति आयोग ने ही फ्रंटियर टेक हब बनाने की घोषणा करी। इसके 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की है। इसने रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज की थी जिसके अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक देश है। ट्रेड वॉच नामक रिपोर्ट का दूसरा संस्करण भी नीति आयोग ने रिलीज किया। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में राजीव गौबा की नियुक्ति की गई। यहाँ पर कुछ टारगेट ईयर की बात की जा रही है। तो भारत का मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य है 2030, टीबी मुक्ति का लक्ष्य है 2025। 2025 तो चल ही रहा है। और इसके अलावा 2040 का लक्ष्य भारत का क्या है? इंसानों को चंद्रमा पर भेजने का, कि इंसान चंद्रमा पर जा सकेंगे, इसके लिए टारगेट ईयर 2040 है। और खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य ये इसरो ने 2035 तक का रखा है। सवाल 7वां है, डेविड लेमी को हाल ही में किस देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये भी हाल ही में यूरोपियन कंट्री ब्रिटेन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ब्रिटेन की लोकेशन आप देख सकते हैं। इसकी कैपिटल हो जाएगी लंदन, जो कि टेम्स नदी के किनारे बसी हुई है। ट्रैफिक इंडेक्स में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर लंदन है। इसके प्रधानमंत्री कीर स्टारमर है। पाउंड स्टर्लिंग करेंसी है। भारत के साथ रिसेंटली इसने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन के लिए चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री, जिनका नाम है जॉन मैकफॉल, ये ब्रिटेन से संबंधित है। ब्रिटेन ने विवादित रूप से महत्वपूर्ण चागोस द्वीप की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपी। 16 और 17 साल के बच्चों को सभी चुनावों में मतदान का अधिकार देने जा रहा है यही ब्रिटेन। ऑस्ट्रेलिया से यदि आप रिलेट करेंगे
तो देखिए, अभी हाल ही में जो वर्ल्ड ये जो टेस्ट चैंपियनशिप थी ना, इससे क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में देखा गया है। टेस्ट चैंपियनशिप में साउथ अफ्रीका विजेता है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। फिर इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के दोबारा से प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ बने हैं। कनाडा ने इस साल जी7 समिट होस्ट किया है और अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप, मतलब ये दोबारा से यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। आपके यूपीएस एसएससी पेट के एग्जाम में पूछा गया था कि बाल्ड ईगल से सवाल था ना कि अमेरिका ने किसे अपना राष्ट्रीय पक्षी डिक्लेयर किया, तो ये बाल्ड ईगल ही है। नेक्स्ट यदि हम देखें किस देश के प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इसबा, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। तो ये बिलोंग करते हैं जापान से। ऑप्शन सी राइट आंसर है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इसबा ने अपनी जो पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसके पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। इन्होंने ये कहा है कि हाल ही में मतलब लगातार चुनावी हार की जिम्मेदारी इन्होंने ली है और इसी कारण ये पद छोड़ने जा रहे हैं। जापान एशिया महाद्वीप का इकलौता ऐसा देश जो जी7 का मेंबर है। 4 प्रमुख द्वीप हैं इसके, कौन-कौन से? यहाँ देखेंगे तो होन्शु, इसी के होन्शु द्वीप पर इसकी कैपिटल टोक्यो है। तो एक द्वीप हो गया होन्शु, फिर है क्यूशु, शिकोकू और ऊपर में देखेंगे तो होक्काइडो। 4 प्रमुख द्वीप हैं। कैपिटल टोक्यो होन्शु द्वीप पर है, करेंसी येन है, प्रधानमंत्री शिगेरू इसबा हैं अभी तक। अब ये पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। माउंट शिनमोय ज्वालामुखी में यहाँ विस्फोट देखने को मिला। हिरोमासा एक प्रसिद्ध जापानीज मुक्केबाज जिनका निधन हुआ। स्पेस एजेंसी का नाम जैक्सा है, जो कि दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च की जिसका नाम लिग्नोसैट प्रोब है। भारत जो है जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला पहला देश है। भारत जापान के बीच होने वाली एक्सरसाइज में धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, शिन्यू मैत्री जिमैक्स है। इंडियन कोस्ट गार्ड और जापानीज कोस्ट गार्ड के द्वारा अभी हाल ही में चेन्नई तट के पास एक अभ्यास आयोजित किया गया जिसका कोड नाम जामाता है। जामाता जिसका जापानीज भाषा में मतलब होता है बाद में मिलते हैं। 90 नंबर का सवाल है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि डिपिट ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? यहाँ पर देखिए डिपिट की फुल फॉर्म बनती है आपके डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसके लिए इसने आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी कर ली है इकोसिस्टम को, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ पर इसका लक्ष्य क्या है? तो देश भर में स्टार्टअप और नव प्रवर्तनों का समर्थन करना। आईसीआईसीआई बैंक का फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा 1955। मुख्यालय इसका मुंबई में है। सीईओ हो जाएंगे संदीप बख्शी। पंजाब नेशनल बैंक, इसका फॉर्मेशन ईयर 1894 है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। इसी से एक क्वेश्चन आपके यूपीएस एसएससी पेट के एग्जाम में पूछा गया था कि जनवरी के महीने में इसके एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो याद रखिए इनका नाम हो जाएगा अशोक चंद्र। स्टेट बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है और एचडीएफसी बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्टेट बैंक के जो चेयरमैन है ये चिल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी है, सीएस शेट्टी। जबकि एचडीएफसी बैंक जो है इसके जो सीईओ है इनका नाम हो जाएगा शशिधर जगदीशन। अगला सवाल है, ब्राजील का कौन सा स्वतंत्रता दिवस है जो कि 7 सितंबर 2025 को मनाया गया? आंसर इसका हो जाएगा डी, 203 नंबर का स्वतंत्रता दिवस इसने अभी परसों के दिन 7 सितंबर को मनाया है। 7 सितंबर 1822 को पुर्तगाल के राजा के 23 वर्षीय बेटे जिनका नाम था पेड्रो डी अल्कांतारा द्वारा पुर्तगाल से स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। देखिए 16वीं शताब्दी से ये जो ब्राजील है ना ये पुर्तगालियों का उपनिवेश रहा। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना कि हमारा जो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा एरिया वाइज, तो 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। वैसे ही मैं ये बता रही हूँ कि जो ब्राजील है पहले इसका उपनिवेशक था, इससे इसे मुक्ति मिली और इसके बाद फिर ये 7 सितंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ब्राजील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश, साउथ अमेरिका की सभी कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है केवल 2 को छोड़ के, ये चिली और ये इक्वाडोर को छोड़ के। अमेज़न के जंगल यही है। कैपिटल ब्राजीलिया, करेंसी रियल, राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। लूला दी सिल्वा प्रेसिडेंट है। इस साल का जो ब्रिक्स समिट है ये ब्राजील ने ही होस्ट किया है। ठीक है। नेक्स्ट जो महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप होगा 2027 का, ये भी ब्राजील होस्ट करने जा रहा है। अगला सवाल है, भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी बताई गई है? हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो शिशु मृत्यु दर है यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये बताई गई है 25। यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये क्या होता है? देखिए आप इसे वह दर कह सकते हैं जो किसी दिए गए वर्ष में कोई पर्टिकुलर ईयर होता है। मान लीजिए 2024 अभी जैसे खत्म हुआ है तो ये पूरा एक कंप्लीट एक साल है। तो किसी पर्टिकुलर ईयर में 1000 जीवित बच्चे, मतलब पूरे एक साल में मान लीजिए
1000 जीवित बच्चे पैदा हुए, तो इस 1000 में 1 साल से कम उम्र के बच्चों की यदि मौत हो जाए, तो इसकी संख्या ये बताता है। परिभाषा के रूप में यदि मैं आप लोगों को बताऊँ, तो ये ऐसा रेट या ऐसा दर है, जो किसी दिए गए वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, इनकी मृत्यु की संख्या को बताता है। तो ये 25 बताई गई है, हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार। 25 रिकॉर्ड किया गया है। वर्ष 2013 में ये था 40, तो इससे 37.5% की गिरावट देखने को मिली है। ये 40 से डायरेक्ट आ गया है 25। तो अच्छी बात है कि शिशु मृत्यु दर कम हो रही है। पहले 40 था, अब हो गया है यहाँ पर 25। इस रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं, शिशु मृत्यु दर 2023 में कितना था? 25, और 2023 का ही आंकड़ा भी प्रकाशित किया गया है, जो मैं आपको बता रही हूँ। 2022 में 26 था, 2018 में 32 से कम था। फिर इसमें ना छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है 37, केरला में सबसे कम है 5। 40 में से एक शिशु 1 वर्ष की आयु के पहले ही मर जाता है। ये आंकड़े हैं इसके। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिशु मृत्यु दर है, इसमें 44 से 28 तक की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि शहरी क्षेत्र की यदि हम बात करें, तो ये संख्या 27 से घट करके 18 हुई है। एक और बात कही गई है टीएफआर के बारे में, कुल प्रजनन दर के बारे में। तो कुल प्रजनन दर 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 1.9 यानी कि 2 के नीचे आई है। अच्छा, आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ। आप लोग ना यूट्यूब में सर्च कीजिए 15 मई करंट अफेयर 2025 बाय कल्याणी मैम। 2025 का 15 मई का करंट अफेयर देखेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। वो मैं इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि लगभग 6 से 7 मिनट में मैंने आप लोगों को ये जो टीएफआर है ना, कुल प्रजनन दर भारत में कितनी है, प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, किस राज्य में ज़्यादा, किस राज्य में सबसे कम, पूरा डिटेल में पढ़ाया है। डेली करंट अफेयर की ड्यूरेशन मैं 20 मिनट से ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करती। यदि यहाँ मैं कुल प्रजनन दर एक्सप्लेन करूँगी, तो ये वीडियो 25 मिनट से ऊपर का हो जाएगा। इसलिए 15 मई 2025 में क्वेश्चन नंबर 1 जाकर के आप डिटेल में देख सकते हैं। मैंने कल आपसे पूछा था किस राज्य में भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय गठित किया गया? आंसर था बिहार। आज का सवाल है, हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स में लगातार तीसरे साल पहले स्थान पर है? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।